अमीर गरीब बहू का बंटवारा। रमाकांत अपनी अंतिम सांस ले रहा था। उसको बहुत खांसी आ रही थी। गौरी पानी का गिलास लेकर भागते हुए आती है और रमाकांत से कहती है, पिताजी आज तो आपको बहुत खांसी आ रही है, ये लो गर्म पानी पी लो, आपको आराम मिलेगा। आज की दवाई भी तो खत्म हो गई है, शायद इसलिए खांसी ज्यादा आ रही है। ये खांसी तो मेरी जान ही ले रही है। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा ना कहिए, आपके बेटे अभी दवाई लेकर आते ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे दवाई की जरूरत है, मेरा समय पूरा हो गया है। नहीं पिताजी, ऐसा ना कहिए, आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। तभी योगी वहां आ जाता है। योगी को देखकर रमाकांत उसको कहता है, बेटा उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आज भी तुम पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाए। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। मेरा अंतिम समय आ गया है। राहुल भी अगर मेरी आंखों के सामने होता तो मैं अपने प्राण त्याग देता। पिताजी आप ऐसा ना सोचिए, आज ही भैया का फोन आया था, वो रास्ते में है और आते ही होंगे। आ रहा होगा पैसे का हिसाब करने के लिए। योगी, मैं राहुल के आने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह से ठीक हो जाइए पिताजी, फिर बाद में बात कीजिएगा। अभी आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेटा, ये मेरा तकिया मेरे जाने के बाद तुम अपने पास रख लेना, मेरी निशानी समझकर। इतना कहकर रमाकांत अपने प्राण त्याग देता है और तभी राहुल आ जाता है। भैया अब पापा नहीं रहे। इतना परेशान क्यों होता है? जिसको आना है उसको जाना भी है, ये तो रीत है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पापा बहुत दिनों से बीमार थे, अच्छा हुआ चले गए। अब ना तुमको कोई दिक्कत और ना मुझको कोई परेशानी। वो लोग मिलकर पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और पिंकी कहती है, ये सब अफसोस करना बंद करो। एक बात बताओ, पापा ने जाने से पहले तुम्हें कुछ कहा था? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। अब जायदाद का बंटवारा कैसे होगा? हम तो बहुत सारे हैं नहीं, तुम दो भाई आधा आधा हिस्सा बांट लो। दीदी, अभी तो पिताजी की राख भी ठंडी नहीं हुई और आप जायदाद के बंटवारे की बात कर रही हो। आज नहीं तो कल ये होना ही है। फिर हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम बार बार आकर तुमसे अपना हिस्सा मांगे। पिंकी बहुत चालाक थी पर गौरी बहुत सीधी थी। वो उसकी चाल को समझ नहीं पा रही थी। राहुल, ये दोनों तुम्हारे पापा के जाने के गम में बैठे रहेंगे। यही सही मौका है इनसे जायदाद के सारे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लो। मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। अपने हिस्से के कागजों को ऊपर रखना और फिर अपने भाई की जायदाद के कागज को नीचे, और एक साथ साइन कराते चले जाना। वो नीचे के कागज नहीं देखेगा और उस पर झट से साइन कर देगा। अरे वाह मेरी बीवी, क्या दिमाग लगाया है। मैं अभी वकील के पास जाकर जायदाद के पेपर तैयार करके आता हूँ। तुम जब तक घर में इमोशनल ड्रामा बरकरार रखो। राहुल वहां से पेपर बनवाने के लिए चला जाता है और पिंकी गौरी के साथ मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई अपना समय व्यतीत करती है। राहुल जब पेपर लेकर आता है तो पिंकी के कहे अनुसार वह योगी के जायदाद के पेपर सबसे नीचे लगा देता है और उसको जायदाद के पेपर थमाते हुए कहता है, देख भाई, कल हमारी ट्रेन है और आज ही हमें ये जायदाद का बंटवारा करना होगा। मैंने थोड़ी जमीन तुम्हें दे दी है और थोड़ी अपने पास रख ली है। जैसा तुम करो भैया, वैसा ठीक है। राहुल योगी पर विश्वास करते हुए जायदाद के कागजों पर साइन कर देता है और अंत में अपने कागजात पर भी साइन कर देता है, जिसकी वजह से योगी की भी सारी जमीन राहुल की हो जाती है। शाबाश राहुल, आज तो तुमने कमाल कर दिया। सारी जायदाद भी हमारी हो गई। अब एक काम करो, कुछ गुंडों को बुलाकर ना गौरी का सामान भी बाहर निकाल दो। अब इन्हें सब कुछ बता दो कि इनके साथ क्या हुआ है। राहुल और पिंकी गौरी और योगी को घर से बाहर निकाल देते हैं। योगी राहुल से कहता है, ये तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरे पास तो पहले से ही कुछ नहीं था और तुमने मुझसे धोखे से साइन कराकर मेरी सारी जायदाद ही हड़प ली। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, देख लेना। मुझे ये सब नहीं देखना।
मुझे अपने पैसों से मतलब है, जो कि अब मेरा हो चुका है। अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से। और ये बाबूजी का बिस्तर इस घर की शोभा को बिगाड़ रहा है, ये भी लेते हुए जाओ, तुम्हारे काम आ जाएगा। योगी और गौरी परेशान होकर वहां से निकल जाते हैं और खेत में एक झोपड़ी में जाकर रहने लगते हैं। रात को सोने के लिए बिस्तर नहीं होता, इसलिए वे अपने बाबूजी का ही बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। तभी एक चूहा उनके तकिए को काट देता है। जब गौरी की नजर उस पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अजी उठिए, देखिए आपके नीचे ये क्या है? यहाँ तो सोना ही सोना है। ये इतनी सारी सोने की अशर्फियां यहाँ कहाँ से आई? बाबूजी ने जाने से पहले हमें यही बताना चाहा था, इसलिए उन्होंने ये बिस्तर हमें देने के लिए कहा था। वह इसमें अशर्फियां छिपाकर रखे हुए थे। हमें बाबूजी का आशीर्वाद मिल गया, अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी कि अब हमारी सारी कमाई धोखे से चली गई, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें ये बिस्तर मिला और हमें नई जिंदगी मिल गई। योगी और गौरी बिस्तर में छिपे अशर्फियों को पाकर बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर राहुल अपनी हड़पी हुई जायदाद पर इतरा रहा था। तभी उसका दरवाजा एक वकील ने खटखटाया। आप राहुल हैं? हम बैंक से आए हैं आपके पिताजी की जायदाद जब्त करने के लिए, क्योंकि आपके पिताजी ने बैंक से लोन ले रखा था और वो उसे चुका नहीं पाए थे। इसके बाद भी अगर बैंक का कर्जा नहीं निपटेगा तो उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। हे भगवान, मैं तो योगी की जायदाद हड़प कर बैठा था, यहाँ तो मुझे अपने खुद के पैसे ही देने पड़ रहे हैं। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, और वो योगी वहाँ पैसों में खेल रहा है। बाबूजी, आपने जाते जाते हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये सुनकर राहुल के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और वो सिर पकड़कर बैठ जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि किसी की ली हुई चीज कभी नहीं फलती। उधर योगी अपनी बीवी के साथ मालामाल हो जाता है और राहुल अपनी करनी के फल से अमीर से गरीब हो जाता है। योगी के बाबूजी ने मरते मरते अमीर बहू और गरीब बहू का बिल्कुल समान बंटवारा किया, जो कोई सोच भी नहीं सकता। सास की 3 सरकारी बहुएं। एक शहर में शांति नाम की महिला रहती थी। वो एक रिटायर्ड जज थी। उसके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और माधव। उसने अपने बेटों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया था और कुछ समय बाद उनकी शादी भी पढ़ी लिखी लड़कियों से कर दी थी। शांति की सबसे बड़ी बहू पायल डॉक्टर थी और मंझली बहू सुनीता सरकारी वकील और सबसे छोटी बहू उर्वशी पुलिस अफसर थी। वो तीनों जब भी किचन में एक साथ होती थी तो उन तीनों में खाने को लेकर झगड़ा होता रहता था। आप दोनों को मैंने कितनी बार समझाया है कि मुझे पुलिस स्टेशन जल्दी जाना होता है, तो पहले खाना मुझे बनाने दिया करो। अच्छा, तो मुझे भी हॉस्पिटल टाइम पर जाना जरूरी है। मैं दिन भर लोगों की जान बचाती हूँ, तेरी तरह नहीं कि पूरा दिन स्टेशन पे बैठकर टाइम पास करूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो पायल दीदी, वैसे भी इससे मुजरिमों को कहाँ पकड़ा जाता होगा। आप दोनों अपनी हद में रहो, वरना मैं तुम दोनों को जेल में बंद कर दूंगी। तभी वहां शांति आ जाती है। अरे क्या हो गया, तुम तीनों क्यों हमेशा लड़ती रहती हो? देखो ना माँ, ये दोनों मुझे खाना बनाने नहीं दे रहे हैं, मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। तुम तीनों मिलजुल कर खाना क्यों नहीं बना लेती? लेकिन वो तीनों शांति की बात पर ध्यान नहीं देते और वो तीनों फिर से आपस में बहस करने लग जाते हैं। तीनों को ऐसे लड़ता हुआ देख शांति वहां से चली जाती है। शांति अपने बेटों से बात करती है। तुम तीनों इनको समझाते क्यों नहीं हो? जब देखो ये तीनों आपस में लड़ती रहती हैं। अरे मैं भी तो एक जज थी, लेकिन घर में कभी इस बात का रौब नहीं दिखाया। माँ, तुम ही तो चाहती थी कि हमारी शादी सरकारी नौकरी करने वालियों के साथ हो। अब भुगतो, हम तो खुद इन तीनों के झगड़ों से परेशान हो गए हैं। एक दिन जब तीनों बहुएं अपने काम से वापस आती हैं, पायल दीदी, फ्रिज में जो दूध रखा था वो कहाँ गया? अरे क्लिनिक से आते ही ना मैंने उसकी कॉफी बनाकर पी ली थी।
वो दूध मैंने अपनी चाय के लिए छोड़ा था। अगर आपको कॉफी पीने का इतना शौक है ना, तो अपने लिए अलग से दूध लेकर आ जाया करो। अरे, दूध के पैसे क्या तू अकेली देती है? तभी वहां उर्वशी आ जाती है। पायल दीदी, अपने साथ ना मेरी भी एक चाय बना देना, आज मैं बहुत थक गई हूँ। अरे, आज सारा दूध पायल दीदी कॉफी बनाकर पी गई है। और इसके बाद उनमें फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। उनकी आवाज सुनकर शांति वहां आ जाती है। अरे, अब क्या हो गया जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? मैं बाहर लोगों को बोलती हूँ कि मेरी तीनों बहुएं आपस में बहुत प्रेम से रहती हैं, और तुम लोग यहाँ कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रही हो। लेकिन उन तीनों पर इस बात का कोई असर नहीं होता और वो बहुत देर तक झगड़ते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद शांति से मिलने उसकी दोस्त आती है। अरे मीना, कैसी हो तुम? तुमसे मिले तो बहुत समय हो गए। मैं तो ठीक हूँ, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। शांति, तुम्हारी कोई बहू दिखाई नहीं दे रही। अरे, मेरी सबसे बड़ी बहू डॉक्टर है और मंझली बहू वकील और सबसे छोटी बहू पुलिस में है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें तो इतनी अच्छी बहुएं मिली हुई हैं। लेकिन मीना मन ही मन शांति से घृणा करती है, क्योंकि शांति अपनी मेहनत से जज बन गई थी और मीना ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई, और अब उसकी बहुएं भी सरकारी नौकरी वाली थी। मीना मन ही मन सोचती है, अगर मैंने इसके इस खुशहाल परिवार को नहीं तोड़ दिया तो मेरा नाम भी मीना नहीं। अब मीना रोज बहुओं के जाने के बाद शांति से मिलने आया करती थी और शांति को उसकी बहुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती रहती, और बातों ही बातों में उन तीनों के खराब व्यवहार के बारे में उसे पता चल जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं इन तीनों को आसानी से एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकती हूँ और इस घर के टुकड़े करवा सकती हूँ। अगले दिन मीना शाम को घर पर आती है और तीनों बहुओं से मिलती है, और एक एक करके वो सबके कमरे में जाती है। आइए आंटी जी। पायल, तुम पूरा दिन हॉस्पिटल में काम करती हो, तुम कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती अपने लिए? आखिर घर में सबसे ज्यादा कमाने वाली भी तो तुम ही हो। अरे आंटी, मैं तो कब से सोच रही हूँ, लेकिन ये माँ जी है ना, कभी मेरी बात ही नहीं मानती। और मीना पायल को उसकी सास और दोनों देवरानियों के खिलाफ भड़काने लगती है, और इसी तरह वो सुनीता और उर्वशी को भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का देती है। अगले दिन, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए, मैं और एक दिन भी इन दोनों के साथ नहीं रह सकती हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। घर का बंटवारा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ माँ जी, ये ठीक कह रही हैं, मुझे भी इन दोनों के साथ यहाँ पर रहना नहीं है। शांति सोचती है, ये तीनों कभी एक बात पर सहमत नहीं होती, तो आज ऐसा क्या हो गया? जरूर ये मीना का ही किया धरा है। आप क्या सोच रही हो माँ जी? अगर तुम तीनों एक साथ नहीं रहना चाहती हो तो ठीक है, तुम तीनों ये घर छोड़कर जा सकती हो। वैसे भी तुम्हें अपनी सरकारी नौकरी पर बहुत घमंड है ना। ये कैसी बातें कर रहे हो आप माँ जी? आप हमें इस घर से निकाल नहीं सकते। अगर तुम वकील हो तो मैं भी जज, रिटायर्ड जज हूँ, मुझे सभी कानून अच्छे से पता है। तभी वहां शांति के बेटे भी आ जाते हैं। अरे, यहाँ क्या हो रहा है? बाहर तक तुम्हारे झगड़ों की आवाजें आ रही है। देखो ना माँ जी, हम तीनों को घर से जाने के लिए बोल रही है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर अब इस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ करेगा। अपने पतियों की ऐसी बात सुनकर वो तीनों अपनी सास से माफी मांगती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो मीना आंटी के कहने पर मैंने ये सब किया। अरे, मुझे भी उन्होंने ही आपके खिलाफ भड़काया था, और मुझे भी। मुझे पता है कि ये सब उसी का किया धरा है,
लेकिन तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसकी बातों में कैसे आ गई? माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम अब से कभी झगड़ा नहीं किया करेंगे और ना ही अपनी नौकरी का घमंड करेंगे। हाँ माँ, हमें माफ कर दो, आने दो उस मीना को, उसको सीधे जेल में उठाकर डाल दूंगी और मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। नहीं बेटा, आज उसकी वजह से ही मुझे एक बड़ा कदम उठाने का मौका मिला, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। और अब वो सभी प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने लगे थे।